राज ने तुरंत वॉइस कॉल काटकर वीडियो कॉल लगाया। शीतल अपने ईयरफोन पहनकर बेड पर लेट गई और कॉल रिसीव किया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और राज की गहरी नजरों के सामने शीतल की आंखें फिर से झुक गई। राज ने उसके चेहरे को गौर से देखा और पूछा, क्या हुआ तुम्हें, परेशान क्यों लग रही हो? शीतल ने हैरानी से राज को देखा और बात संभालते हुए शांत स्वर में बोली, कुछ नहीं हुआ मुझे, वो बस थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। राज गंभीर हो गया, बात क्या है, जल्दी बोलो, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। शीतल ने नजरें नीची कर ली। आप ज्यादा सोच रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं पढ़ रही थी इसलिए। राज ने उसे टोकते हुए गंभीर लहजे में कहा, पहले थकान अब पढ़ाई, आगे क्या बहाना बनाओगी? नहीं बताना चाहती तो इट्स ओके, पर मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। शीतल ने राज को एक नजर देखा और धीरे से कहा, मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं प्लीज। राज ने उसे एकटक देखते हुए बोला, इसका मतलब मैं सही हूँ, कोई सीरियस बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? शीतल ने बात बदलते हुए शांत होकर पूछा, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? अच्छा ये बताइए, आपने ड्यूटी से आकर रेस्ट किया, थोड़ा सोए या नहीं? राज हल्के से मुस्कुराया, 7 बजे ड्यूटी से आया हूँ, देव और अंकल आए थे जो थोड़ी देर पहले ही गए, अभी डिनर करके ऊपर आया हूँ। शीतल परेशान होकर बोली, फिर फोन क्यों किया आपने, एक मैसेज ही डाल देते। चलिए फोन रखिए और आप सो जाइए, 3 रात हो गई है आपको लगातार जागते हुए। राज ने हल्की स्माइल के साथ कहा, हमारे प्रोफेशन में हमने कितनी ही रातें जाग कर काटी है, मुझे आदत है। अच्छा सुनो, कल 4 बजे तुम और वर्षा देव के साथ कस्तूरी सिल्क आ जाना। भाभी ने पार्लर बुक कराया है, तो उन्होंने शादी के जोड़े का पिक मांगा है। कल पहले हम ड्रेस फाइनल करेंगे, उसके बाद पार्लर चलेंगे। मैं भाभी और माँ के साथ सीधा वहीं मिलूंगा। शीतल ने राज को देखा, जी हाँ आ जाऊंगी। राज ने उसे गहरी नजरों से घूरते हुए पूछा, अपनी परेशानी नहीं बताओगी ना मुझे? शीतल बेबस हो गई, अभी मुझसे कुछ मत पूछिए, टाइम आने पर मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। राज शांत हुआ, ओके अब नहीं पूछूंगा। अच्छा ये बताओ, तुमने शादी की ड्रेस के बारे में कुछ डिसाइड किया है? शीतल मुस्कुराई, कल ही देख लेंगे साथ में। राज उसे देखते हुए बोला, कल तुम पार्लर जाओगी तो पारुल से कह देना कि वो तुम्हारा लाइट मेकअप ही रखे, तुम्हें डार्क मेकअप की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही शीतल खिलखिलाकर हंस दी। राज ने सख्त होकर कहा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस हूँ मैं। शीतल एकदम चुप हो गई। राज उसे खामोश देख झेपा, क्या हुआ? ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे तुम कर लेना। शीतल ने धीरे से कहा, मैं आपकी पसंद से ही तैयार होना चाहूंगी। अच्छा चलिए अब फोन रखकर सो जाइए। राज हंस पड़ा, इतनी जल्दी मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो? शीतल बेचैन होकर बुदबुदाई, आपसे पीछा छुड़ाकर कहाँ जाऊंगी मैं तो जल्दी से आपके पास आना चाहती हूँ। राज ने समझाया, जो भी परेशानी हो उसका स्ट्रेस मत लेना, अपनी पढ़ाई और शॉपिंग पर फोकस रखना। चलो अब फोन रखो, 11 बजने वाले हैं, अब किताबों में मत लगना, सो जाना। शीतल ने हंसकर कहा, आप भी सो जाइए, वैसे भी आपसे बात करने के बाद अब मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। राज गंभीर हुआ, ठीक है फिर 24 दिन तक तुम्हें फोन नहीं करूंगा। शीतल जल्दी से बोली, आप हर वक्त मुझे धमकी क्यों देते हैं? आपने यदि मुझे फोन नहीं किया तो मैं ही कर लूंगी, फिर आप चाहे कितने भी बिजी हो, मेरा फोन आपको उठाना ही पड़ेगा। राज ने सख्त लहजे में पूछा, अब ये क्या है, धमकी या रिक्वेस्ट? शीतल अटकते हुए बोली, सॉरी, गुड नाइट। वो फोन रखने ही वाली थी कि राज ने गहरी नजरों से टोकते हुए कहा, रुको। शीतल ने नजरें उठाई, बोलिए। राज अपनी सर्द नजरों से शीतल को एकटक निहारने लगा, जिससे शीतल असहज होने लगी। उसे राज की नजरों की तपिश बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने घबराकर ब्लैंकेट गर्दन तक ओढ़ लिया। राज फोन लेकर अपने बेड पर आकर बैठ गया। शीतल ने लरसती आवाज में कहा, फोन रखिए, मुझे नींद आ रही है। राज उसे देखता रहा और बोला, सो जाओ, गुड नाइट, और फोन काट दिया। राज के फोन काटने के बाद भी शीतल के पूरे बदन में एक सरसराहट सी दौड़ रही थी। उसने मन ही मन मुस्कुराकर सोचा, सड़ू जी, मुझे लग रहा है कि जीजू की बात सही है, प्लीज खुलकर अपनी फीलिंग शेयर कीजिए मुझसे, मुझे उस पल का बेसब्री से इंतजार है। फिर वो उदास होकर कान्हा से प्रार्थना करने लगी, कान्हा सब ठीक करना, मेरे राज पर अपनी कृपा बनाए रखना, अभी उन्हें आपके साथ की बहुत जरूरत है। शीतल की आंखें नम हो गई, उसने लाइट ऑफ की और आंखें बंद कर ली। इधर राज ने फोन सिरहाने रखा और आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने शीतल का चेहरा घूमने लगा। उसकी नशीली आंखें, होठों का तिल, खुले लंबे बाल, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब ये लड़की मुझे सोने भी नहीं देगी क्या? क्या देव की बात सही है? आई एम इन लव? पर ये कैसे हो सकता है? अनीता के साथ मैंने जो समय बिताया, फिर वो सब क्या था? प्लीज गॉड हेल्प मी। उसने तकिया मुंह पर रखा और उल्टा लेटकर सो गया। दोनों ही 3 रात से सोए नहीं थे, इसलिए तुरंत गहरी नींद में चले गए। उधर अग्रवाल हाउस के स्टडी रूम में अनिकेत और भरत ने अपनी बुआ कंचन के हॉस्पिटल से मिली डॉक्टर की डेथ रिपोर्ट और अजित भाटिया के फर्जी विल के पेपर स्कैन करके देव को भेज दिए थे। देव ने तुरंत उसकी पीडीएफ बनाकर रस्तोगी सर को फॉरवर्ड कर दी। रस्तोगी सर ने पेपर्स चेक कर देव को कंफर्मेशन का मैसेज भेजा, जिसे पढ़कर देव के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा, भाटिया इस बार तेरे इरादे कामयाब नहीं होने दूंगा, तू पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। और अनीता, 2 दिन बाद अलवर में तुम्हारे घर बड़ा धमाका होने वाला है, तैयार रहना। मिसेस भाटिया, आपके पति की बेल किसी कीमत पर नहीं होगी, बस ये शादी निपट जाए, फिर मैं राज को सब सच बता दूंगा। राज का गुस्सा कहर बनकर तुम दोनों पर टूटेगा। देव ने फोन साइड में रखा और नींद में सोई सेजल के होठों को हल्के से छू लिया। सेजल ने नींद में ही मुस्कुराकर देव की बाहों पर सिर रखा और उसे लिपटते हुए बोली, देव सो जाइए ना, आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? देव भी उसे आगोश में समेट कर सो गया। अगले दिन सभी अपने रूटीन में बिजी हो गए। मित्तल हाउस में सेजल और कृष्णा ने शाम के डिनर की तैयारी करवा ली थी। दोपहर में देव सेजल को लेकर उसके मायके माहेश्वरी भवन के लिए निकल गया और वे 3 बजे वहां पहुंच गए। शीतल भी स्कूल से लौट आई थी और सब हॉल में बैठे थे। सुमन ने मुस्कुराकर देव से कहा, बेटा अब सेजल को 1 वीक के लिए यहीं छोड़ दो, मैंने कृष्णा जी से बात कर ली है। देव ने शरारत से सेजल की तरफ देखा और आंख मारते हुए बोला, माँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
सेजल यहाँ आराम से रुक सकती है, लेकिन आप एक बार इससे भी पूछ लीजिए। देव की इस हरकत को देखकर वर्षा मंद मंद मुस्कुराने लगी। सेजल ने देव को घूर कर देखा और सुमन से अटकते हुए बोली, वो माँ, मैं कह रही हूँ कि देव मुझे सुबह छोड़ देंगे और शाम को ले जाएंगे। अंजू और बड़ी मम्मा भी नहीं है, कृष्णा मम्मा अकेले सब कैसे संभालेंगी? देव ये सुनकर मुस्कुरा दिया। सुमन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, कृष्णा जी को भी अकेले नहीं छोड़ सकते। देव ने उठकर सुमन के हाथ थामे और कहा, माँ, कल से सेजल यही रहेगी, मम्मा के पास हम सब हैं। अभी सेजल की जरूरत यहाँ ज्यादा है, लेकिन हाँ, अगर इसके बिना मेरा मन नहीं लगा तो मैं भी यहीं आ जाऊंगा। ये सुनकर वर्षा खिलखिलाकर हंस पड़ी और सुमन ने उसे चुप रहने का इशारा किया। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आपका ही घर है, आप रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। देव ने चुटकी ली, ठीक है माँ, कल मैं इसे छोड़ दूंगा और 2 दिन यहीं रुकूंगा, मुझे भी अपने ससुराल में खातिरदारी करवानी है। शेखर और सुमन मुस्कुराते हुए इसके लिए राजी हो गए। देव ने शीतल की तरफ शरारत से देखते हुए कहा, साली साहिबा, आप कहे तो छोटे दामाद जी को भी यही बुला ले। शीतल शर्मा गई, क्या जीजू आप भी ना। मम्मा, मैं रेडी होकर आती हूँ, और वो अपने कमरे की तरफ भाग गई। थोड़ी देर बाद सभी लोग शादी का जोड़ा लेने के लिए अजमेर के सुप्रसिद्ध शोरूम कस्तूरी सिल्क पहुंचे। राज अपनी मम्मा, नीलिमा भाभी और कुशा के साथ पहले ही वहां पहुंच चुका था। वो शोरूम के बाहर फोन पर बात कर रहा था कि उसकी नजर सामने से आती शीतल पर पड़ी और वो उसे एकटक देखता रह गया। शीतल ने पीले रंग की फ्लोर लेंथ कुर्ती, पैंट और लहरिये के दुपट्टे के साथ बालों की पोनी बनाई हुई थी। आंखों में गहरा काजल और राज की पसंद की न्यूड लिपस्टिक उस पर बहुत जच रही थी। व्हाइट टी शर्ट और ब्लू जींस में राज भी कहर ढा रहा था। देव ने शीतल के कान में फुसफुसाया, साली साहिबा, अपने सड़ू जी की बेचैन नजरों से जरा नजरें तो मिलाइए। शीतल ने जैसे ही सामने देखा, राज उसे बिना पल के झपकाए निहार रहा था। राज की गहरी नजरों से टकराकर शीतल की आंखें हमेशा की तरह झुक गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। देव ने राज के पास आकर चुटकी ली, भाई, फोन जेब में डाल और अपनी पलकें झुका ले, माँ और सब इधर ही आ रहे हैं। राज ने देव को देखा और आगे बढ़कर सुमन के पैर छुए। सुमन ने आशीर्वाद देते हुए सरला जी और नीलिमा के बारे में पूछा तो राज ने बताया कि वे सब अंदर है। देव ने मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी की चाबी राज को थमा दी। राज, मेरा फोन शायद गाड़ी में ही रह गया है, तू ले आ, तब तक मैं सबको अंदर ले जाता हूँ। फिर शीतल की तरफ देखकर कहा, शीतल, तुम भी राज के साथ चली जाओ। शीतल ने देव को देखा तो देव ने चुपके से राज की तरफ देखकर आंख मार दी। राज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वहीं शीतल भी देव की शरारत समझकर खुद में सिमटने लगी। राज ने शीतल की तरफ देखा, चले। शीतल मुस्कुरा दी और उसके साथ आगे बढ़ गई। दोनों साथ साथ चलने लगे। रास्ते में राज ने तिरछी नजर से शीतल को देखा और चुपके से उसका हाथ थामकर अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा दी। शीतल के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान खिल गई। राज शीतल का हाथ थामे पार्किंग एरिया में आ गया। वो देव की गाड़ी खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, जल्दी बैठो। शीतल ने हैरानी से उसे देखा, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? राज ने उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? शीतल ने आश्चर्य से कहा, हम तो जीजू का मोबाइल लेने आए हैं, तो फिर? राज ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा, तुम्हें सच में लगता है कि देव का मोबाइल यहाँ है? उसने हमें अकेले में टाइम स्पेंड करने के लिए ये नाटक किया है। ये सुनते ही शीतल झेप गई और खुद को सिमटते हुए अटक कर बोली, ये गलत है, सब अंदर हमारा वेट कर रहे हैं, माँ अंदर है, वो सब क्या सोचेंगे? मैं इस समय आपके साथ कहीं नहीं जा सकती, सॉरी यदि आपको बुरा लगे तो। सब हमारे लिए यहाँ आए हैं और हम ऐसे उन्हें छोड़कर। उसने राज की तरफ देखा तो उसकी नजरों की बेचैनी देखकर उसकी आंखें अपने आप झुक गई। राज ड्राइविंग सीट का गेट खोलकर बाहर आया। बाहर आओ। शीतल गाड़ी से उतरकर उसके पास आ गई। राज ने गाड़ी लॉक की और कहा, चलो। शीतल ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? राज ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, नाराज नहीं हूं मैं। और दोनों सबके पास अंदर आ गए। देव ने दोनों को वापस आते देख राज के पास जाकर फुसफुसाया, क्या हुआ, गया नहीं उसे लेकर? राज ने शीतल की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, पहले जिस काम के लिए आए हैं वो कर ले, बाद में देखेंगे, चल। देव उसकी नजरों का इशारा समझकर मुस्कुराते हुए साथ बढ़ गया। शीतल ने अंदर आकर सरला जी और नीलिमा भाभी के पैर छुए। सरला ने मुस्कुराकर सेल्स एग्जीक्यूटिव से कहा, लीजिए, दुल्हन आ गई, अब आप इसके लिए सबसे लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा दिखाइए। सेल्स एग्जीक्यूटिव ने शीतल से पूछा, मैम, आपकी कोई स्पेशल कलर चॉइस या डिजाइन? शीतल ने शांत स्वर में कहा, स्पेशल कुछ नहीं सोचा, माँ ने जो कहा है आप वही दिखा दीजिए, सब साथ में है तो इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। शीतल के इतना बोलते ही सरला के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी राज देव के साथ शीतल के ठीक पीछे खड़ा होकर शांत लेकिन स्पष्ट स्वर में बोला, सर, आपके पास मरून कलर का गोल्डन वर्क वाला ब्राइडल सेट जिस पर नेट का दुपट्टा हो, वही पीस दिखाइएगा। राज के मुंह से ये सुनते ही शीतल की आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं सबकी निगाहें पीछे खड़े राज पर टिक गई। वर्षा, देव और नीलिमा की आंखों में शरारत चमक उठी। वर्षा ने मुस्कुराकर चुटकी ली, वाह जीजू, इसका मतलब आपने शीतू को दुल्हन के रूप में इमेजिन भी कर लिया। नीलिमा ने भी मजे लिए, परफेक्ट चॉइस राज। वैसे इस ड्रेस सिलेक्शन के लिए कितने घंटे मोबाइल पर एक्टिव रहे आप? देव ने हंसते हुए पोल खोली, भाभी, कल जब मैं थाने इससे मिलने गया था तो इसके मोबाइल पर ऑनलाइन ड्रेसेस की कई साइट्स खुली थी। राज ने देव को घूर कर देखा और सबको जवाब दिया, हाँ खुली थी, बोल क्या करना है तुझे? अपनी ही होने वाली बीवी के लिए पसंद कर रहा हूँ ना। फिर उसने सरला की तरफ देखा, मम्मा आप बताइए ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा? सरला ने शीतल की तरफ देखकर शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, अब क्या मम्मा से पूछ रहा है, सब कुछ तो तुम दोनों ने रात को फोन पर फाइनल कर लिया होगा, अब तो बस फॉर्मेलिटी कर रहा है। नीलू बेटा, हम तो यूं ही आए इनके साथ। शीतल हड़बड़ा कर बोली, माँ आपको गलतफहमी हो रही है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। राज ने सरला के कंधों को पीछे से पकड़कर शांत स्वर में कहा, मम्मा आप इस पर नाराज मत होइए, इसे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता, ये पूरी तरह मेरी चॉइस है। सरला मुस्कुराई, मैं तो मजाक कर रही हूँ राज। फिर उसने शीतल से पूछा, बेटा राज की पसंद ट्राई करोगी या कोई और कलर डिजाइन निकलवाए? शीतल ने नजरें नीची करके धीरे से कहा, माँ मैं इनकी पसंद ही ट्राई करूंगी। शीतल के मुंह से ये बात सुनकर सुमन भावुक हो गई और उनकी आंखों में खुशी के आंसू तैर गए।
सेजल और वर्षा ने तुरंत सुमन का हाथ थाम लिया। सुमन ने बड़ी सफाई से अपनी आंखों की नमी साफ की ताकि किसी को पता न चले, लेकिन देव और राज की पार की नजरों ने सुमन के उस आंसू को देख लिया था। इसके बाद सेल्स एग्जीक्यूटिव उसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के कई बेहतरीन पीस लेकर आए। काफी देखने के बाद आखिरकार सभी को एक फुल हैवी वर्क का मरून लहंगा पसंद आया, जिस पर गोल्डन जरी का बेहद खूबसूरत काम था। उसका मरून नेट का दुपट्टा और ब्रॉड बॉर्डर उसे बहुत यूनिक लुक दे रहा था। शीतल के लहंगे के अकॉर्डिंग ही राज की शेरवानी का भी परफेक्ट मैच मिल गया। गोल्डन शेरवानी पर गोल्डन मैरून थ्रेड वर्क और साथ में गोल्डन जोधपुरी साफा। कुल मिलाकर दोनों की वेडिंग ड्रेस इतनी शानदार थी कि सचमुच देखने लायक थी। शीतल की नजरें जैसे ही लहंगे के भारी भरकम प्राइस टैग पर पड़ी, उसके होश उड़ गए। उसने सहम कर नजरें उठाई और सुमन की तरफ देखा, जिन्होंने आंखों ही आंखों में उससे परेशानी का कारण पूछा। शीतल ने तुरंत सरला जी का हाथ पकड़ लिया और अटकते हुए बोली, माँ वो सरला ने उसे परेशान देखकर शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ बेटा, कुछ कहना है? शीतल ने अपनी नजरें नीची कर ली और धीरे से कहा, माँ वो इसका प्राइस। सरला ने आगे कुछ सुनने से पहले राज की तरफ देखा और फिर शीतल के गालों को दुलारते हुए प्यार से कहा, तुम बस ये बताओ कि तुम्हें ये ड्रेस पसंद तो है ना? शीतल ने शर्माते हुए हल्के से मुस्कुराकर कहा, माँ बहुत खूबसूरत है। सरला ने मुस्कुराकर उसका हौसला बढ़ाया, तो फिर इसके प्राइस टैग को मत देखो। तुम्हारे पापा जी ने कहा था कि ड्रेस तुम दोनों की पसंद की होनी चाहिए। राज के साथ जाओ और इसे ट्राई करके देखो। शीतल ने असमंजस में सुमन की ओर देखा तो उन्होंने भी मुस्कुराकर उसे जाने का इशारा कर दिया। राज वही खड़ा शीतल के चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था। उसके बदलते हाव भाव और माथे की शिकन देखकर वो अच्छी तरह समझ गया था कि वो लहंगे की कीमत देखकर काफी असहज और परेशान हो रही है। जब सेल्स एग्जीक्यूटिव उन दोनों को ट्रायल रूम के सेक्शन की तरफ ले गए तो राज ने शीतल को रोककर पूछा, क्या हुआ, परेशान क्यों हो? माँ ने कहा ना कि कीमत की फिक्र मत करो। शीतल ने उसे बीच में ही टोक दिया और नम आवाज में बोली, इस अकेले लहंगे का जितना प्राइस है ना, उतने में मेरे पूरे 2 साल के कपड़े आ जाते। मैं इतना महंगा लहंगा कैसे अफोर्ड कर सकती हूँ? मम्मा को अभी आगे चलकर वर्षा के लिए भी शादी की ड्रेसेस लेनी है। राज ने बिना कुछ कहे शीतल का हाथ पकड़ा, उसे आराम से एक चेयर पर बिठाया और सेल्स गर्ल को 5 मिनट बाद आने का इशारा कर दिया। वो शीतल के ठीक पास बैठा और बेहद शांत लेकिन गंभीर स्वर में बोला, पहली बात तो ये कि इस ड्रेस का पेमेंट मैं करूंगा, इसलिए तुम इस बात को लेकर परेशान होना बंद करो। और रही बात वर्षा की, तो उसके लिए भी इसी शॉप से बेहतरीन ड्रेस खरीदा जाएगा। शीतल ने नजरें उठाकर राज की तरफ देखा। उसकी आंखों में आई नमी को देखकर राज का दिल एक बार फिर बेचैन होने लगा। शीतल ने धीरे से अपनी बात सामने रखी, मैं भाई और वर्षा की ड्रेस यहाँ से नहीं ले पाऊंगी। यहाँ के प्राइस सच में बहुत हाई है। आप समझने की कोशिश करिए ना, अगर मैं वर्षा के सामने इतना महंगा ड्रेस लूंगी तो उसे अंदर से कैसा फील होगा? राज ने शीतल के दोनों हाथ अपने हाथों में थामे और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए सख्त लहजे में कहा, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। उनका ड्रेस भी यही से आएगा और अब तुम इस टॉपिक पर मुझसे कोई बहस नहीं करोगी। जाओ जल्दी से ट्राई करो और अभी हमें आगे बहुत से काम निपटाने हैं। शीतल चुपचाप राज को देखती रही और फिर बिना कोई आर्ग्यूमेंट किए उठकर ट्रायल रूम के अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही राज ने तुरंत देव को फोन करके वहां बुला लिया और शीतल से हुई सारी बातचीत उसे बता दी। देव ने राज के कंधे पर ढांढस बंधाते हुए हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, तू टेंशन मत ले यार, ये दोनों बहनें अपनी फैमिली और उनके आत्मसम्मान को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। मैं पिछले 2 महीने से सेजल को देख रहा हूँ, वो अपनी मायके की फैमिली के बारे में सोच सोचकर बार बार आंसू बहाती है। मैं भी तो उसे संभाल ही रहा हूँ ना, तो तू क्यों पैनिक हो रहा है? देव का लहजा थोड़ा गंभीर हुआ। राज, हमारे और उनके स्टेटस में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन इन दोनों बहनों के संस्कारों के आगे हमारा करोड़ों का स्टेटस बिल्कुल जीरो है। दोनों पापा ने शादियां तय करते वक्त सिर्फ अपने बच्चों की खुशी और उनके अच्छे संस्कारों को देखा है, किसी स्टेटस सिंबल को नहीं। तू बस एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी गलती से शीतल को उसके स्टेटस को लेकर कुछ मत कहना, वरना वो अंदर से टूटकर बिखर जाएगी। सेजल और शौर्य ने तो फिर भी अपनी लाइफ में थोड़ी मनमानी कर ली है, लेकिन शीतल ने हमेशा अपने शेखर पापा की मजबूरियों को देखकर अपनी कई इच्छाओं को अपने मन में ही मार लिया है। सेजल ने मुझे बताया था कि ये लड़की कभी अपनी ख्वाहिशें खुलकर किसी से शेयर भी नहीं करती। राज ने गहरी सांस ली और संजीदगी से बोला, देव वो सच में बहुत इनोसेंट है। देव ने राज के चेहरे पर बदलते भाव देखे और चुटकी लेते हुए मुस्कुराया। वाह भाई, सिर्फ 2 ही दिनों में वो तुझे बड़ी इनोसेंट लगने लगी। राज ने एक हल्की स्माइल के साथ बात टाली। अब तो मेरी टांग खींचना बंद कर, मैं सच में उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देव यार, इस रिश्ते में अब दिल से आगे बढ़ने का मन हो रहा है। देव ने खुश होकर राज के दोनों कंधे पकड़े और कहा, तो आगे बढ़ना मेरे भाई, मैं तो कब से इसी पल का इंतजार कर रहा था कि कब तेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स जागेंगी। इसी बीच ट्रायल रूम का दरवाजा खुला और शीतल वो मैरून लहंगा पहनकर बाहर आई। उसे उस रूप में देखते ही राज और देव दोनों ही पल के झपकाना भूल गए और वो एकटक उसे निहारते रह गए। देव ने तुरंत आगे बढ़कर शीतल की आंखों से थोड़ा काजल निकाला, उसे नजर दोष से बचाने के लिए उसके कान के पीछे लगाया और उसके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखते हुए चहक कर बोला, बहुत प्यारी लग रही हो शीतल। राज, तेरी इमेजिनेशन की दाद देनी पड़ेगी यार, कमाल की चॉइस है, परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल ब्राइड। देव ने शीतल का हाथ आगे बढ़ाया, चलो बाहर चलकर सबको दिखाओ कि तुम कितनी सुंदर लग रही हो। शीतल झेप गई और शांत स्वर में बोली, प्लीज जीजू, मैं सबके सामने इस हैवी लुक में कैसे जाऊं? राज ने अपनी चेयर पर बैठे बैठे ही शीतल को गहरी नजरों से देखा और देव से कहा, देव यार, तू सबको यही अंदर ट्रायल सेक्शन में बुला ले। देव मुस्कुराया, जो आ गया मेरे दूल्हे राजा, और वो सबको बुलाने बाहर की तरफ बढ़ गया। राज अपनी चेयर पर बैठा हुआ अपनी सर्द और गहरी नजरों से एक तक शीतल को निहारता रहा। फिर उसने चुपके से अपना मोबाइल निकाला और उसकी एक खूबसूरत तस्वीर क्लिक कर ली। राज की इस अचानक की गई हरकत से शीतल शर्माकर खुद में सिमटने लगी। इतने में देव के साथ सरला जी, नीलिमा, सुमन, तेजल और वर्षा भी वहां अंदर आ गए। शीतल का वो रॉयल ब्राइडल लुक देखकर सबकी आंखों में खुशी की चमक आ गई।
वर्षा तुरंत मुस्कुराते हुए शीतल के पास आई और चहकी, शीतू तुम सच में बहुत प्यारी लग रही हो, देखिए ना मम्मा। सुमन की आंखों में अपनी बेटी को दुल्हन के लिबास में देखकर खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने भावुक होकर सरला जी से कहा, सच में वर्षा, सरला जी, शीतल ने अपनी लाइफ में ये मैरून कलर पहली बार पहना है। फिर उन्होंने राज की तरफ देखा और बेहद नम आवाज में बोली, थैंक यू बेटा, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। राज ने असहज होकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, प्लीज आंटी, मेरा मतलब है मम्मी, आप बार बार इस तरह इमोशनल मत होइए, नहीं तो आपकी इन दोनों बेटियों की आंखों से अभी गंगा जमुना बह निकलेगी। देव ने भी माहौल को हल्का करने के लिए शीतल की तरफ देखा और हंसते हुए राज से कहा, हाँ राज, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इन दोनों बहनों को तो बस रोने का कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। देव ने सेजल को साइड हक करके प्यार से मुस्कुरा दिया। सेजल ने राज की तरफ देखकर चहकते हुए कहा, भैया, शादी में हर किसी की निगाहें आप दोनों पर ही अटक जाएंगी। अभी तो छोटी ने सिर्फ ड्रेस ट्राई की है, जब पूरी ज्वेलरी और मेकअप होगा तो ओह माय गॉड देव, मुझे तो इमेजिन करके ही गूज़बम्स आ रहे हैं। सरला ने मुस्कुराकर शीतल से कहा, जाओ शीतल, चेंज करके आओ और दोनों अपनी फिटिंग के लिए इन्हें माप दे दो। राज ने सुमन की तरफ देखा और वर्षा से कहा, वर्षा, ये चेंज करके आती है, तब तक तुम भी अपने लिए शादी का जोड़ा फाइनल करो। वर्षा सकपका गई, जीजू मैं अभी नहीं ले सकती, अभी शौर्य हमारे साथ नहीं है। सरला ने समझाया, बेटा लेकिन पार्लर वाली को तो पिक दिखानी है, उसी के अकॉर्डिंग तुम दोनों का मेकअप और हेयर स्टाइल डिसाइड होगा। वर्षा ने धीरे से कहा, आंटी, मैंने अपने लिए पास ही की एक पार्लर वाली से बात कर ली है, वो मुझे तैयार कर देगी। वो घर के पास की है तो मैं उसे अपनी ड्रेस घर पर ही दिखा दूंगी। वर्षा की बात सुनते ही राज और देव ने एक दूसरे की तरफ देखा। राज ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, वर्षा, तुम दोनों एक ही जगह रेडी होगी, इट्स माई ऑर्डर, नो मोर आर्ग्यूमेंट। वर्षा ने असहज होकर सुमन की तरफ देखा तो सुमन ने उसे आंखों के इशारे से चुप रहने को कह दिया। देव ने सुमन और वर्षा को इस तरह इशारे करते देख लिया। वो तुरंत सुमन के पास गया, उनके कंधे पकड़कर बोला, मम्मा, शौर्य आधे घंटे के लिए यही आ रहा है, मैंने उसे फोन कर दिया था, वो बस ड्रेस फाइनल करके निकल जाएगा। सुमन ने नम आवाज में कहा, लेकिन बेटा। देव ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए शांत स्वर में कहा, आप क्यों इतना सोच रही है, आपने मुझे अपना बड़ा बेटा माना है ना, तो अब आप कुछ नहीं कहेंगी। क्या वर्षा और शौर्य मेरे कुछ नहीं लगते? राज भी सुमन के पास आया, उसने सरला जी की तरफ देखा और शांति से बोला, मम्मी, ये आपके दोनों बेटों की तरफ से वर्षा और शौर्य के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है और इसके लिए आप मना बिल्कुल नहीं करेंगी। अभी तो हम बेटे बनकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपने हाँ नहीं कहा तो फिर हम भी हमेशा दामाद बनकर ही रहेंगे, क्यों देव? देव ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। सुमन बेहद भावुक हो गई और उन्होंने देव और राज दोनों को गले से लगा लिया। शीतल अपनी ड्रेस चेंज करके बाहर आ चुकी थी और उसने दरवाजे पर खड़े होकर राज और देव की सारी बातें सुन ली थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मन ही मन प्रार्थना की, कान्हा, मैंने तो हमेशा अपने लिए एक सुलझा हुआ और मेरी फैमिली के रिस्पेक्ट करने वाला जीवन साथी मांगा था, लेकिन आपने तो मेरी झोली में अपना ही प्रतिबिंब डाल दिया। इतनी खुशियां जो आपने मुझे दी है, उन्हें जीवन भर बनाए रखना। मेरे राज को लंबी उम्र देना कान्हा, मुझे आखिरी सांस तक उनका साथ चाहिए। तभी उसे नीलिमा की आवाज सुनाई दी। नीलिमा ने मुस्कुराते हुए पूछा, शीतल, सब कुछ अच्छे से बता दिया ना फिटिंग के लिए? शीतल ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, जी भाभी। सरला, सुमन, सेजल और वर्षा के साथ बाहर आ गई। राज ने शीतल को देखा और कहा, आओ, शौर्य आने वाला है, इन दोनों के लिए भी ड्रेस फाइनल करते हैं, फिर पार्लर चलेंगे। शीतल ने राज को अपनी आंसू भरी नजरों से देखा। राज ने उसे एक नजर निहारा और कुशा को उंगली पकड़ाकर सबके पास आ गया। थोड़ी देर में शौर्य भी शोरूम पहुंच गया और सबने मिलकर शौर्य और वर्षा के लिए भी ड्रेस फाइनल की। शौर्य ने वर्षा के लिए ब्लश पिंक और आइवरी कलर का लहंगा पसंद किया, जिस पर सिल्वर और गोल्ड मेटल का थ्रेड वर्क था और पर्ल्स तथा बीड्स लगे थे। शौर्य की शेरवानी भी ठीक लहंगे की मैचिंग की ही थी। कुल मिलाकर दोनों का वेडिंग वेयर बेहद यूनिक और खूबसूरत था। अपना ड्रेस फाइनल करने के बाद शौर्य वहां से ड्यूटी के लिए निकल गया। राज ने कुशा के लिए भी शीतल के ड्रेस से मैच करता हुआ एक प्यारा सा लहंगा खरीदा। उसे पहनकर कुशा खुशी से इधर उधर चहकने लगी। वो अपनी छोटी छोटी आंखें मटकाकर देव के पास आई। देव चाचू, मेरी भी एक पिक लीजिए ना, मैं घर जाकर पापा, दादू और नानी माँ को दिखाऊंगी। देव ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल प्रिंसेस, आओ। और उसने कुशा की कुछ फोटोज क्लिक कर दी। कुशा तुरंत राज के पास दौड़ी। हैंडसम, बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? राज ने उसके गाल खींचकर उसे किस किया और शीतल की तरफ देखते हुए बोला, प्रिंसेस, तुम बिल्कुल एक छोटी एंजल लग रही हो। कुशा ने आंखें मटकाई। सच्ची हैंडसम? राज मुस्कुराया, सच्ची मुच्ची प्रिंसेस। कुशा खुश होकर जोर से चिल्लाई, दादी मम्मा, हैंडसम कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल अपनी चाची जैसी छोटी एंजल लग रही हूँ। कुशा की ये बात सुनकर सब राज और शीतल को देखकर मुस्कुराने लगे। खुद को इस तरह सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पाकर राज झेप गया। उसने जल्दी से देव से कहा, चल बिलिंग काउंटर पर चलते हैं। सरला जी ने अपने पर्स से डेबिट कार्ड निकालकर राज को दिया। राज बेटा, ये पकड़ो, तुम्हारे पापा ने दिया है। राज ने शांत स्वर में कहा, मम्मा, आप इसे अपने पास रखिए, एक ही बात है, चल देव। सरला ने मुस्कुराकर नीलिमा से कहा, नीलू, तुम्हारा देवर बड़ा समझदार होता जा रहा है। नीलिमा ने शरारत से कहा, मम्मा, ये सब मेरी देवरानी का असर होने लगा है। सब नीलिमा की बात पर मुस्कुरा दिए। तीनों लहंगे और राज शौर्य की शेरवानी फिनिशिंग और अल्ट्रेशन के लिए शॉप पर ही छोड़ दिए गए थे। नीलिमा ने वर्षा और शीतल के लहंगे वाली पिक्स अपने फोन में सेव कर ली थी। इसके बाद देव बाकी सबको लेकर घर के लिए निकल गया, क्योंकि कुशा ने आज अपनी सेजल चाची के साथ जाने की जिद की थी। उधर राज के साथ शीतल, वर्षा और नीलिमा मेकअप और हेयर स्टाइल की बात करने पार्लर चले गए थे। थोड़ी देर बाद देव की गाड़ी मित्तल हाउस पहुंच गई। कृष्णा, सरला, सुमन और अरुणा सभी हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। सेजल ने फटाफट अपना ड्रेस चेंज करके सिंपल सूट पहना और रमेश के साथ मिलकर किचन से सबके लिए चाय नाश्ता सर्व करने लगी। सेजल ने कुशा को दूध पिलाकर कृष्णा के कमरे में सुला दिया था। सभी बड़ों ने मिलकर शादी के सारे फंक्शंस की लिस्ट फाइनल कर ली थी। बस थीम के हिसाब से डेकोरेशन और लंच डिनर का मेन्यू घर के पुरुषों और बच्चों को डिसाइड करना था। सेजल ने रमेश के साथ मिलकर डिनर की तैयारी पहले से ही पूरी कर ली थी। इधर राज, शीतल, वर्षा और नीलिमा को लेकर पार्लर पहुंचा। नीलिमा ने मुस्कुराकर पूछा, भैया आप अंदर आएंगे या फिर? राज ने शीतल को देखा और शांत स्वर में कहा,
भाभी आप फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। नीलिमा मुस्कुराते हुए वर्षा के साथ आगे बढ़ गई। शीतल ने गाड़ी से उतरते हुए राज को एक नजर देखा और हल्के से मुस्कुराकर बोली, मेरा ड्रेस ही इतना हैवी है तो मेरा मेकअप लाइट ही रहेगा। इतना कहकर वो अंदर चली गई, जिससे राज के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। पार्लर में नीलिमा ने पारुल से दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया। पारुल ने लहंगे की पिक्स देखकर उसके अकॉर्डिंग मेकअप और ज्वेलरी सजेस्ट की। शीतल ने शांत स्वर में कहा, मैम मुझे मेकअप बिल्कुल लाइट चाहिए। पारुल ने हंसते हुए कहा, दुल्हन का मेकअप थोड़ा तो। शीतल ने विनम्रता से कहा, मैम प्लीज इट्स माई रिक्वेस्ट। नीलिमा ने शीतल का हाथ पकड़कर कहा, शीतल तुम दुल्हन हो, तुम्हारा लुक थोड़ा अलग होना चाहिए। शीतल ने मिन्नत की, भाभी प्लीज। नीलिमा ने हंसते हुए पारुल से कहा, ओके नो प्रॉब्लम पारुल, जैसा इन्हें पसंद है तुम अपने हिसाब से देख लेना। सब कुछ फाइनल होने के बाद नीलिमा ने राज को फोन किया। राज ने कहा, भाभी आप बाहर आ जाइए, मैं यही हूँ। तीनों बाहर आई। नीलिमा वर्षा के साथ पीछे बैठने लगी तो शीतल ने राज की तरफ देखते हुए कहा, भाभी आप आगे। राज ने तुरंत शीतल को देखा। नीलिमा ने मुस्कुराकर कहा, शीतल तुम बैठो आगे। आओ वर्षा। शीतल चुपचाप आके बैठ गई। राज ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए तिरछी नजर से उसे देखा और कहा, सीट बेल्ट बंद हो। शीतल ने राज की तरफ देखा और बेल्ट लगा ली। रास्ते में नीलिमा ने पूछा, शीतल दुल्हन का मेकअप थोड़ा डार्क होता है, तुमने लाइट क्यों बोला? नीलिमा के बोलते ही राज की नजरें शीतल पर टिक गई। शीतल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, भाभी मेरी ड्रेस ही इतनी हैवी है, उस पर डार्क मेकअप अजीब लगेगा, और वैसे भी मुझे लाइट मेकअप ही पसंद है। नीलिमा ने मुस्कुराकर कहा, चलो ठीक है। फिर उसने राज से कहा, भैया सब फाइनल हो गया है, वर्षा शीतल और शौर्य के पेपर्स के बाद बाकी की शॉपिंग कर लेंगे। राज ने हामी भर दी। थोड़ी देर बाद राज ने गाड़ी मित्तल हाउस के बाहर रोकी। नीलिमा और वर्षा गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई। शीतल जैसे गेट खोलने लगी, राज ने गाड़ी के सारे दरवाजे लॉक कर दिए। नीलिमा और वर्षा ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराती हुई अंदर बढ़ गई। शीतल ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राज को देखा। राज ने उसे देखकर कहा, घूर क्यों रही हो? शीतल ने हैरानी से पूछा, आपने गेट क्यों लॉक किया? जल्दी खोलिए ना, भाभी और वर्षा अंदर चली गई, सब अंदर होंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? राज ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, एक बार अंदर जाकर सबसे मिल लो, अभी 7 बजे है, 7:30 बजे सीधा देव के रूम में आ जाना। शीतल ने घबराकर राज को देखा, जीजू के रूम में? मैं कैसे? राज ने सख्त होकर कहा, कैसे का क्या मतलब? 7:30 बजे शार्प आ जाना, कुछ बात करनी है। शीतल ने नजरें नीची करके धीरे से कहा, मैं फोन पर भी। राज ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, नो इफ एंड बट, शार्प 7:30 बजे। इतना कहकर उसने गाड़ी अनलॉक कर दी और बोला, आओ। शीतल ने राज की तरफ देखकर मुंह बनाया, सड़ू कहीं के, हर वक्त धमकी देते रहते हैं। राज ने उसे तिरछी नजर से देखते हुए सख्त लहजे में कहा, जोर से बोलो ना, मन में क्यों बोलती हो? शीतल हड़बड़ा गई, कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं, आप चुपचाप चलिए। राज ने धीमे स्वर में कहा, अभी अंदर आ गए, नहीं तो तुम्हारी इस बात का जवाब यही दे देता। देव के रूम में आओ तुम, फिर बताता हूँ। शीतल की आंखें हैरानी से फैल गई और राज एक तिरछी मुस्कान के साथ देव की तरफ बढ़ गया। राज ने देव के पास बैठकर धीरे से कहा, तुझे जो भी काम करना है अपने रूम में अभी निपटा ले, 7:30 बजे मुझे रूम फ्री चाहिए। देव ने शरारत से पूछा, फ्री चाहिए मतलब? शादी से पहले ही? राज ने उसे घूरते हुए टोक दिया, शट अप, सबको अपने जैसा समझाए क्या? आज तेरी साली की क्लास लेनी है। देव ने मजाकिया लहजे में कहा, मेरी साली मैडम है, कहीं तेरी ही वाट ना लगा दे। राज ने हंसकर कहा, मैं देव मित्तल नहीं, राज अग्रवाल हूँ। मैं उसे एक नजर देख लूं सामने तो उसकी आवाज नहीं निकलती। देव ने मुस्कुराकर कहा, साले ज्यादा डराया धमकाया मत कर उसे, बहुत सेंसिटिव है वो। राज ने हल्की स्माइल के साथ कहा, जानता हूँ। देव ने हंसते हुए आगे कहा, उसका कोई नामकरण भी कर दे यार, हमेशा रूडली ही बोलता है। राज ने सरला जी के पास बैठी शीतल को गहरी नजरों से देखते हुए कहा, स्पेशल लोगों के लिए नाम भी स्पेशल होना चाहिए ना, जब समझ में आ जाएगा तो रख दूंगा। देव ने हैरान होकर राज के कंधे पकड़े, ये तू ही है ना? मतलब तू तो गया काम से राज। आई एम 100% श्योर यू आर इन लव। राज ने बात संभालते हुए कहा, नहीं, मेरा भूत बैठा है तेरे पास, तू शरेआम इश्क करे तो कुछ नहीं, मैंने जरा सा नाम के बारे में बोल दिया तो हैरान हो गया। चल अब नौटंकी बंद कर और सेजल को बोल मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी बना दे, आज फिर हेडेक हो रहा है। देव ने चिंता से पूछा, क्या हुआ राज, नींद नहीं आई या कोई और टेंशन? राज ने कहा, कुछ नहीं हुआ मुझे, ज्यादा परेशान मत हो, इतने दिनों से रेस्ट हुआ नहीं ना इसलिए। तभी देव ने सामने बैठी शीतल को आवाज दी, शीतल सुनो जरा। शीतल ने कहा, जी जीजू कहिए। देव ने राज की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राज के लिए एक ब्लैक कॉफी बना दो, सेजल वर्षा और भाभी के साथ डिनर की तैयारी कर रही है। शीतल तुरंत उठकर आई और राज से परेशान होकर पूछा, क्या हुआ, आपको फिर से हेडेक हो रहा है? राज ने मोबाइल ऑन करते हुए कहा, हाँ थोड़ा सा महसूस हो रहा है। शीतल ने किचन में जाते हुए देव से पूछा, जीजू आप लेंगे कॉफी? देव ने कहा, तुम अपने लिए बना लेना शीतल, मैं नहीं लूंगा। शीतल मुस्कुराकर किचन में चली गई। देव ने राज से कहा, जा मेरे रूम में जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर ले, शीतल तेरी कॉफी वही ले आएगी, तेरे 7:30 बजने में 1 मिनट बाकी है। राज ने देव को घूर कर देखा और सरला जी से कहा, मम्मा मैं थोड़ी देर देव के रूम में रेस्ट कर रहा हूँ। कृष्णा ने पास आकर पूछा, राज क्या हुआ, ज्यादा हेडेक है क्या? राज ने कृष्णा को गले लगाते हुए कहा, नहीं आंटी ज्यादा नहीं है, कॉफी पीकर थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा, आप आराम से बातें करिए। फिर उसने देव के कान में फुसफुसाया, तेरे रूम में कोई आना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। देव ने शरारत से कहा, ऐसा क्या करने वाला है तू उसके साथ, साले मेरा बेड। राज ने देव के मुंह पर हाथ रख दिया, चुप, इसके आगे एक शब्द नहीं बोलेगा। देव ने हंसकर कहा, जा यार मजाक कर रहा हूँ, जाकर रेस्ट कर। राज देव के कमरे में चला गया। शीतल ने किचन में नीलिमा से पूछकर राज के लिए ब्लैक कॉफी बनाई। जब वो बाहर आई तो उसे राज कहीं दिखाई नहीं दिया। सरला जी ने शीतल से कहा,
शीतल, राज देव के रूम में है, तुम उसकी कॉफी वहीं ले जाओ और थोड़ी देर उसके पास बैठो। शीतल ने सुमन की ओर देखा तो उन्होंने भी जाने का इशारा कर दिया। राज देव के रूम में पलंग पर आंखें बंद करके लेटा था। शीतल ने कमरे में आकर काउच के पास टेबल पर कॉफी रखी और पूछा, क्या हुआ, ज्यादा हेडेक हो रहा है? शीतल की आवाज सुनकर राज ने आंखें खोली और काउच की तरफ बैठते हुए बोला, यहाँ आ जाओ, बैठकर कॉफी पीते हैं। राज ने काउच से जैसे ही टॉवल हटाया, उसकी नजर वहां पड़े एक पैकेट पर पड़ी जिस पर स्काइन एलिट प्रीमियम नॉन लेटेक्स लिखा था। राज ने झट से उस पैकेट को उठाकर अपनी जेब में डालना चाहा, लेकिन शीतल उसके पास आ गई और बोली, आप अपनी जेब में क्या डाल रहे हैं, मुझे दिखाइए। राज ने शांत स्वर में कहा, कुछ नहीं है, तुम बैठो और चुपचाप कॉफी पियो। शीतल ने जिद की, कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं, बताइए ना प्लीज। राज ने पैकेट को अपने साइड में छुपाकर कॉफी का कप उठाते हुए कहा, कॉफी पियो, हर वक्त ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। शीतल ने पास बैठकर मुंह बनाया, ऐसा भी क्या है जो आप मुझे बता नहीं सकते? राज ने गुस्से में कप साइड में रखा और वो पैकेट उठाकर शीतल की हथेलियों में रख दिया। देख लो, ये छुपा रहा था। जैसे ही शीतल की नजर उस पैकेट पर पड़ी, वो शर्म के मारे पानी पानी हो गई और उसकी नजरें झुक गई। उसने झट से पैकेट राज की तरफ वापस खिसका दिया। ये आपके पास कहाँ से आया? राज ने झुंझलाकर कहा, मैं क्या करूंगा इसका, स्टूपिड लड़की, थोड़ा दिमाग कम चलाया करो। ये मेरा रूम नहीं है, तुम्हारे दी जीजू का रूम है, समझी? ये यहाँ काउच पर पड़ा था, इसे उठाकर रखना था कि तुम आ गई और तुम्हें देखना था। इडियट, जब किसी चीज के लिए मना करूँ ना तो एक बार में सुन लिया करो आगे से। राज के थोड़ा तेज बोलने पर शीतल की आंखों में आंसू आ गए। राज ने पिघलते हुए कॉफी का कप उसे थमाया। लो पियो कॉफी। उसने वो पैकेट उठाया और देव की अलमारी में रख दिया। जब वो पीछे मुड़ा तो देखा कि शीतल कॉफी की ट्रे लेकर रोते हुए कमरे से बाहर जा रही थी। राज ने सख्त लहजे में टोकते हुए कहा, बाहर कहाँ जा रही हो? मैंने कहा था ना कि देव के रूम में आकर मुझसे मिलना। बिना मेरी बात सुने कहीं नहीं जाओगी। ट्रे टेबल पर रखो और चुपचाप बैठ जाओ। शीतल ने पीछे मुड़कर देखा। राज ने उसके पास आकर उसके हाथ से ट्रे ली, उसे टेबल पर रखा और उसका हाथ पकड़कर उसे काउच पर बैठा दिया। वो खुद उसके बिल्कुल पास बैठ गया और उसे अपनी सर्द गहरी नजरों से एकटक देखने लगा। शीतल पहले ही उस पैकेट के कारण शर्म से बेहाल थी और अब राज की इतनी नजदीकी और बेचैन नजरें खुद पर महसूस करके वो खुद में ही सिमटने लगी। राज ने अपनी बेचैन नजरों से शीतल की तरफ देखा और उसके हाथों को थामकर धीरे से कहा, इधर देखो। शीतल लरसती आवाज में बोली, आप बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ। राज ने शांत होकर दोहराया, मैंने कहा इधर देखो। शीतल ने नजरें उठाई। राज की सर्द निगाहें उसकी गर्दन पर टिक गई थी, जिससे शीतल की जान सूखने लगी। राज ने गंभीर होकर पूछा, शादी का जोड़ा देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों थे? जवाब दो मुझे। उसने उंगली से शीतल की चिन ऊपर की। कहीं किसी ने तुमसे इस रिश्ते के लिए जबरदस्ती हाथ तो नहीं करवाई? शीतल की आंखों में फिर नमी आ गई। वो आहत होकर बोली, आप ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में? उदयपुर में सबके सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के बाद भी आपको ये शक है? अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी ने जबरदस्ती की है तो सुनिए आज। राज ने उसे बीच में ही टोका। फिर रो क्यों रही थी? मम्मा ने कहा था ना कि वो ड्रेस हमारी तरफ से है। शीतल ने नजरें नीची कर ली। मैं लहंगे की प्राइस देखकर टेंशन में आ गई थी। पापा को अभी भाई के आगे पढ़ाई में पैसे लगाने हैं। अगर सारा पैसा मेरी शादी में ही लग जाएगा तो। कहते कहते वो सुबक पड़ी। राज ने गुस्से में कहा, आंसू मत बहाया करो, मना किया है ना मैंने। वॉशरूम जाओ और मुंह धोकर आओ। शीतल चुपचाप मुंह धोकर वापस आई और बैठ गई। राज ने उसे पानी का ग्लास दिया। पानी पियो। उसने 2 घुट पानी पीकर ग्लास टेबल पर रख दिया। राज ने उसे तिरछी नजर से देखा। इसके अलावा तो और कोई रीजन नहीं है ना? शीतल ने नाम में सिर हिला दिया। राज ने उसका हाथ पकड़कर गंभीर स्वर में कहा, अब जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। अगर मेरी बात नहीं मानी तो आगे से मैं कभी कुछ नहीं कहूंगा। ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा परिवार है। मेरी सलाह सही ना लगे तो बता देना, फिर मैं कभी तुम्हारे किसी मामले में दखल नहीं दूंगा। शीतल थोड़ा करीब सरकी और उसका हाथ पकड़कर बोली, आप साफ साफ कहिए ना, मुझे घबराहट हो रही है। राज ने अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा ली। तुम अपनी शॉपिंग के लिए मम्मी पापा से कुछ नहीं लोगी। जो चाहिए मुझे खुलकर बताओगी। मैं खुद नहीं चाहता कि पापा इन सब में फालतू पैसा वेस्ट करें। अभी शौर्य की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। सेजल की शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं और उन पर पहले ही फाइनेंशियल लोड है। राज ने उसकी आंखों में देखा। वो मुझसे या देव से तो कोई मदद नहीं लेंगे, लेकिन तुम जॉब करती हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शौर्य की आगे की पढ़ाई के लिए तुम पापा की फाइनेंशियली हेल्प करो। तुम्हें वो मना नहीं करेंगे, तुम उन्हें अपने हिसाब से समझा देना, और अगर वो नहीं माने तो मैं और देव मिलकर उनसे बात करेंगे। राज की यह बात सुनते ही शीतल के सब्र का बांध टूट गया। वो अपना हाथ छुड़ाकर मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। राज बेचैन हो उठा। क्या करूं तुम्हारा? ऐसा भी क्या कह दिया जो इतना रो रही हो? शीतल ने मुंह से हाथ हटाया और रोते हुए राज के सीने से लग गई। उसने दोनों हाथों से उसकी टी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। शीतल के अचानक सीने से लगते ही राज की आंखें बंद हो गई और उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसने शीतल के कंधे पकड़कर उसे खुद से थोड़ा अलग किया। क्यों रो रही हो तुम? शीतल ने सुबकते हुए कहा। कैसे समझू आपको? आज आपने जो कहा है उसके लिए मैं थैंक यू भी नहीं बोलूंगी। आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि मैं बता नहीं सकती। मैं शादी के बाद आपसे इस बारे में बात करने वाली थी। मुझे आपकी और पापा जी की परमिशन चाहिए थी कि मैं भाई की पीजी होने तक पापा को सपोर्ट करूं, लेकिन आज आपने बिना कहे मेरे दिल का सारा बोझ उतार दिया। राज ने उसे देखा। इस बात के अलावा भी मैंने कुछ कहा है? अपनी शॉपिंग के लिए पापा से कुछ नहीं मांगना। उसने जेब से अपना डेबिट कार्ड निकालकर शीतल को थमाया। इसे रखो, जो लेना है आराम से खरीदना, और वर्षा को भी सब कुछ अपने जैसा ही दिलवाना। शीतल ने मुस्कुराकर कार्ड वापस कर दिया। मुझे जो भी लेना होगा मैं आपके साथ ही लूंगी, उसने शरारत से जोड़ा। और अगर ऑनलाइन कुछ खरीदूंगी तो बिल आपको। राज की गहरी नजरों से टकराकर उसके शब्द गले में ही अटक गए। राज ने सर्द लहजे में कहा, बिल मुझे भेज देना, मैं पेमेंट कर दूंगा। और कुछ? बालकनी का गेट खुला होने के कारण बाहर से ठंडी हवा आ रही थी। राज की बेचैन निगाहें बार बार शीतल की गर्दन पर घूम रही थी।
शीतल ने जैसे ही दुपट्टे से खुद को ढकना चाहा, राज ने उसका हाथ पकड़कर नीचे कर दिया। वो खामोशी से उसके थोड़े और करीब सरका। शीतल की धड़कनें थमने लगी थी। राज ने अपना हाथ उसके बालों की तरफ बढ़ाया और झटके से रबर बैंड खींचकर निकाल दिया। शीतल के मुंह से एक हल्की सी आह निकली और उसके घने लंबे बाल चेहरे पर बिखर गए। राज अपनी गर्म उंगलियों से उसकी चंचल लटों को कान के पीछे करने लगा, जिसके स्पर्श से शीतल के पूरे शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। शीतल ने घबराकर राज का हाथ पकड़ा और अटकते हुए बोली, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। भाभी और दी किचन में अकेले हैं। राज ने अपना हाथ हटाया और गंभीर होकर कहा, जाना चाहती हो तो जाओ। आज के बाद मैं शादी तक तुमसे अकेले में नहीं मिलूंगा। मेरी नजदीकी से तुम्हें घबराहट होती है ना? शीतल ने बात संभालनी चाहिए। नहीं नहीं, वो बात। राज ने गुस्से में कहा, वो क्या करती हो बार बार? जब समझने की कोशिश करता हूँ तो तुम्हें भागने की जल्दी लगी रहती है। इतना कहकर वो गुस्से में बालकनी की तरफ चला गया। शीतल ने उसे जाते देख मन ही मन सोचा, आपके ऐसे देखने से मेरा दिल काबू में नहीं रहता। मुझे बस यही डर लगता है कि आपकी नजदीकियों में कहीं मैं बहक कर शादी से पहले कोई गलत कदम ना उठा लूं। वो काउच से उठी और बालकनी में खड़े राज को पीछे से कसकर हक कर लिया। राज उसकी इस हरकत से हैरान रह गया। उसने शीतल के दोनों हाथ पकड़े, उसे अपने आगे करके रेलिंग के सहारे खड़ा कर लिया और खुद उसके दोनों तरफ हाथ रखकर उसे घेर लिया। राज ने झुककर सख्त लहजे में कहा, जाना था तो गई क्यों नहीं? स्टूपिड लड़की, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। जब नजदीक से समझना चाहता हूँ तो डर के मारे कांपने लगती हूँ। बेवकूफ नहीं हूं मैं जो कुछ गलत हरकत करूंगा। लगता है तुम्हारा दिमाग आजकल फालतू की बातों में ज्यादा चलने लगा है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। शादी के 2 दिन बाद ही पेपर है और मुझे ये पेपर क्लियर चाहिए, समझी तुम? शीतल ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राज को घूरा। राज ने उसके करीब झुककर कहा, घूर कर मत देखो, सही कह रहा हूँ। उसने शीतल की आंखों में झांका। आजकल करण का फोन नहीं आता? ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है क्या उसका नंबर? शीतल ने राज को एक आखिरी बार घूर कर देखा, अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे पीछे पुश किया और कमरे में आ गई। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, सड़ू कहीं के, समझते क्या है अपने आप को? हर वक्त एटीट्यूड दिखाएंगे। मैं क्यों करण जी का नंबर ब्लॉक करूंगी? राज उसके पीछे कमरे में आया और उसकी कलाई कसकर पकड़ते हुए उसे दोबारा दीवार से लगा दिया। अपने दोनों हाथ दीवार पर टिकाकर उसने शीतल की आंखों में देखा और सख्त लहजे में बोला, मुझे हर वक्त सड़ू कहती हो और करण को जी? कुछ ज्यादा गहरा रिश्ता नहीं बना रही हो उसके साथ? राज की इस बात से शीतल की आंखें भर आई। उसे खामोश देखकर राज ने टोकते हुए कहा, इधर देखो मेरी तरफ। शीतल ने फिर भी नजरें नहीं उठाई। राज ने आहत होकर हाथ उठाते हुए कहा, ठीक है, मेरे पास आना पसंद नहीं है तो आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। वो जैसे ही पलटने लगा, शीतल ने दोनों हाथों से उसकी टी-शर्ट कसकर पकड़ ली और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, हर जन्म में सबसे खास रिश्ता सिर्फ आपसे बनाएंगे। किसी और के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं है, तो आगे से मुझसे ऐसी बात मत कहिएगा, मजाक में भी नहीं। इतना कहकर उसने टी-शर्ट छोड़ दी और जाने लगी, लेकिन राज ने तुरंत उसकी कलाई पकड़कर उसे फिर दीवार से सटा दिया। शीतल ने दर्द से लरसते हुए कहा, यू आर हर्टिंग मी। राज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इतने हल्के से दबाने पर हर्ट हो रहा है, इंटरेस्टिंग। उसने कलाई छोड़ी तो देखा वहां रेडनेस आ गई थी। राज का दिल पिघल गया। उसने धीरे से उसकी कलाई दोबारा थामी और अपनी गहरी नजरें उसकी आंखों पर टिकाकर उसके जख्म पर अपने गर्म लब रख दिए। इस पहले स्पर्श से शीतल की सांसें अटक गई और पूरे बदन में बिजली सी दौड़ गई। दोनों के दिलों की धड़कनें कमरे में गूंजने लगी। राज को भी एक रूहानी सुकून का एहसास हुआ। शीतल आंखें बंद किए उस तपन को महसूस कर रही थी। कलाई को छूने के बाद राज की बेचैन नजरें शीतल के होठों के तिल और उसकी गर्दन पर टिक गई। उसका दिल बहकने लगा और वो आंखें बंद कर जैसे ही उसकी गर्दन की तरफ झुका, तभी कुशा ने अचानक दरवाजा खोल दिया। हैंडसम, आप दोनों इतनी देर से यहाँ क्या कर रहे हो? राज झटके से अलग हुआ। शीतल अभी भी कांपते हुए आंखें बंद किए खड़ी थी। कुशा ने राज का हाथ पकड़कर पूछा, हैंडसम, एंजल को क्या हुआ? राज ने खुद को संभालते हुए कुशा को अपना फोन दिया। कुछ नहीं प्रिंसेस, आप ये पजल मम्मा के पास जाकर सॉल्व करो। दादी नानी सब डिनर कर रहे हैं, मैं अभी एंजल को लेकर नीचे आता हूँ। कुशा फोन लेकर चली गई। उसके जाते ही राज ने शीतल से कहा, आंखें खोलो अपनी। शीतल के ना हिलने पर उसने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, सुना नहीं तुमने? आंखें खोलो। शीतल ने आंखें खोल दी। राज ने अपनी बेचैन नजरें उस पर डाली और बोला, मैं बाहर जा रहा हूँ, खुद को नॉर्मल करो और जल्दी नीचे आ जाओ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। राज के जाते ही शीतल काउच पर बैठ गई। पानी पीकर उसने जैसे ही मिरर में देखा, अपनी शर्म से झुकी आंखें और गुलाबी गाल देखकर उसकी दोबारा आईना देखने की हिम्मत नहीं हुई। इधर राज नीचे आया तो हॉल में बैठे देव की नजर उस पर और उसके पीछे आती शीतल पर पड़ी। दोनों के चेहरे देखकर देव सब समझ गया और मुस्कुरा उठा। राज के पास बैठते ही देव ने चुटकी ली, अब तेरा सर दर्द ठीक हो गया होगा। दोनों को देखकर लग रहा है आज तूने उसे पहली बार छुआ है। राज ने उसे घूरते हुए डांटा, बकवास बंद कर, अपनी पर्सनल चीजें कमरे में यूं ही छोड़ देता है। वो पैकेट अलमारी में नहीं रख सकता था, तेरे चक्कर में उसने जिद की और मैंने गुस्से में उसे थमा दिया। वो मुझ पर शक कर रही थी। देव जोर से हंस पड़ा। मजा आ गया, कह देता शादी के बाद काम आएगा, इसलिए अभी से खरीद लिया। राज ने झुंझलाकर उसकी पीठ पर मुक्का मारा, एक शब्द और बोला तो बहुत पीटेगा। देव ने उसे गले लगाते हुए कहा, राज मैं बहुत खुश हूँ, शीतू के गुलाबी गाल तेरे प्यार के पहले स्पर्श की गवाही दे रहे हैं। राज की नजर शीतल पर पड़ी जो शर्माती हुई सरला जी के पास बैठ गई। सभी बड़ों के बाद बच्चे डिनर के लिए बैठे। देव ने शौर्य और शेखर जी के लिए खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया था। अनिकेत और भरत भी अग्रवाल मेंशन लौट आए थे। डिनर के बाद भरत अनिकेत अपनी फैमिली के साथ निकल गए। वही राज, सुमन, अरुणा, वर्षा और शीतल को छोड़ने माहेश्वरी भवन की तरफ बढ़ गया। अरुणा और वर्षा को उनके घर छोड़कर राज ने गाड़ी माहेश्वरी भवन के आगे रोकी। सुमन बात करके अंदर चली गई। शीतल जैसे ही उतरने लगी, राज ने शांत स्वर में कहा, ज्यादा देर तक जागने की जरूरत नहीं है, सुबह उठकर पढ़ लेना और जो बातें मैंने कही है उसे अपने तरीके से पापा को समझा देना।
जाओ अब, गुड नाइट। शीतल ने नजरें नीची करके गुड नाइट कहा और अंदर चली गई। उधर अलवर में अनीता और मिसेस भाटिया डिनर कर रही थी कि तभी वकील का फोन आया। उसने मिसेस भाटिया को याद दिलाया, मैम कल कोर्ट में भाटिया सर और शेंकी की जमानत का फैसला है, टाइम से पहुंच जाइएगा। मिसेस भाटिया ने सुबह 11 बजे तक कोर्ट पहुंचने का आश्वासन दिया और फोन रख दिया। राज शीतल को घर छोड़कर अग्रवाल हाउस पहुंचा। गाड़ी पार्क कर वो सीधा हॉल में आया, जहां भरत, अनिकेत और सरला जी बैठे थे। नीलिमा कुशा को सुलाकर नानी माँ को दूध देने जा रही थी। राज को देखकर अनिकेत और भरत ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। राज भरत के पास बैठ गया। अनिकेत जी ने राज को देखकर कहा, राज तुम्हारी मम्मा ने बताया कि शादी के ड्रेस का पेमेंट तुमने दिया। राज ने शांत होकर कहा, पापा क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है ना। अनिकेत मुस्कुराए, बेटा फर्क कुछ नहीं पड़ता, पर यह हमारी खुशी है। राज ने हल्की स्माइल दी, ओके अब कुछ नहीं करूंगा, सब आपसे ही लूंगा। भरत ने शरारत से कहा, राज शादी के बाद घूमने का कोई प्लान हो तो बता दो, मेरी और नीलू की तरफ से ये तुम्हारा तोहफा है। राज हंस पड़ा, भाई इट्स नॉट पॉसिबल, उसके बैक टू बैक पेपर्स है, वो समर वेकेशन तक फ्री नहीं हो पाएगी। अनिकेत ने सुझाव दिया, कोई बात नहीं, शीतल के वेकेशन में प्लान बना देना, लेकिन एक बार उसकी चॉइस तो पूछ लो। राज ने शांत स्वर में कहा, पापा जब जाना होगा तभी बात करेंगे। अनिकेत ने सरला से कहा, इस संडे आप और नीलू शीतल की सारी तैयारी करवा लो, अब टाइम ज्यादा नहीं है। सरला जी ने कहा, मैं सोच रही हूँ कल शाम को उसे ज्वेलरी दिलवा दे, राज और शीतल दोनों ही फ्री रहेंगे। अनिकेत के पूछने पर राज ने कहा कि उसे कोई काम नहीं है, वो शीतल से बात करके बता देगा। सरला ने मुस्कुराकर टोकना चाहा, राज आज के जैसे पहले ही सब अकेले डिसाइड मत कर लेना, शीतल की चॉइस भी जरूरी है। राज ने कहा, मम्मा उसे सब वैसे भी पसंद आया। तभी नीलिमा ने शरारत से कहा, भैया मुझे लग रहा है उसके लाइट मेकअप के पीछे आपका हाथ है। सरला के पूछने पर नीलिमा ने पार्लर की पूरी बात बता दी। अनिकेत और भरत मुस्कुराते हुए राज के चेहरे के एक्सप्रेशंस देख रहे थे। सरला ने राज को समझाया, राज हर चीज पर अपनी इच्छा थोपना गलत है, शादी को लेकर उसके भी कुछ सपने होंगे, तू पहले ही डिसाइड कर लेता है और वो बेचारी कुछ बोलती नहीं। राज ने मोबाइल में देखते हुए कहा, मम्मा मेरी चॉइस इतनी अच्छी है कि उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती। भाभी मुझे डार्क मेकअप पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ही मना किया है। अनिकेत ने हंसकर कहा, ज्वेलरी लेते वक्त अपनी चॉइस कंट्रोल में रखना और शीतल की पसंद शांति से देखना। राज मान गया और बोला कि मम्मा और भाई भाभी के साथ आ जाए, वो शीतल को ले आएगा। भरत ने चुटकी ली, तुझे उल्टा चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, कल शीतल को मैं पिक कर लूंगा। राज ने धीरे से कहा, ठीक है भाई। तभी अनिकेत गंभीर हुआ, भरत राज मैं तुम दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। दोनों भाई चिंतित हो गए, क्या हुआ पापा? अनिकेत ने कहा, चिंता की बात नहीं है नीलू बेटा, तुम भी सुनो, मेरे और सरला के जीते जी इस घर के टुकड़े कभी मत करना। जिस दिन मुझे लगा कि तुम चारों में मन मुटाव हुआ है, वो तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। ये घर तुम्हारे दादा दादी का मंदिर है, अलग रहकर सब बिखर जाता है। भरत और राज तुरंत उठकर घुटनों के बल उनके पास बैठ गए। पापा आपने ऐसा सोचा भी कैसे? हम आपकी परवरिश है, मर जाएंगे लेकिन आपके आदर्शों को नीचे नहीं गिरने देंगे। नीलिमा ने भी भावुक होकर कहा, पापा यहाँ मुझे मायके से ज्यादा प्यार मिला है, शीतल जॉब करती है, इस बात को लेकर हम कभी दुखी नहीं होंगे और ना ही कंपैरिजन करेंगे, वो मेरी छोटी बहन बनकर रहेगी। अनिकेत की आंखें नम हो गई, बेटा तुमने मेरा डर दूर कर दिया, राज की सगाई की बात से मुझे यही डर था। भरत ने कहा, पापा मुझे नीलू पर खुद से ज्यादा भरोसा है, वो कभी घर की मर्यादा को ठेस नहीं पहुंचने देगी। राज ने नीलिमा का हाथ पकड़ा, भाभी यू आर द बेस्ट, आप बड़ी बहू है, आपके सम्मान में कमी नहीं आएगी। पापा मम्मा जिस दिन मुझे लगा कि उसकी जॉब की वजह से भाभी या आपको कोई तकलीफ है, तो उसे घर या जॉब में से एक को चुनना पड़ेगा। भरत ने गुस्से में राज को टोका, पागल है क्या राज, फालतू बात मत कर। पापा हमारी परवरिश कमजोर नहीं है, आपकी पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। ये सुनकर सब आश्वस्त हो गए। अनिकेत ने मुस्कुराकर कहा, मुझे मेरी बहुओं पर अपने दोनों बेटों से ज्यादा विश्वास है, भरोसा तो तुम दोनों नालायकों पर नहीं है। राज और भरत ने एक दूसरे को देखा और नकली नाराजगी दिखाते हुए बोले, फिर ठीक है, अब आपकी दोनों बहुएं ही आपकी सारी फरमाइशें पूरी करेंगी, हम दोनों नहीं। सरला ने हंसते हुए राज से कहा, बेटा तुम्हारे पापा बस तुम्हारी टांग खींच रहे हैं। राज ने मुस्कुराकर अनिकेत से गंभीर स्वर में कहा, पापा आप उसकी तरफ से बेफिक्र रहिए, जितना मैंने उसे जाना है उसके लिए फैमिली की वैल्यू और सम्मान सबसे ऊपर है, वो कभी इस घर के मान को ठेस नहीं पहुंचाएगी। वैसे पापा मुझे आपसे कुछ कहना है। अनिकेत के पूछने पर राज ने बताया, हमारे और उसके स्टेटस में दिन रात का अंतर है। आज वो शादी के जोड़े का प्राइस देखकर बहुत अपसेट हो गई थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वर्षा के सामने वो इतना महंगा ड्रेस ले रही है, इसलिए मैंने और देव ने वर्षा और शौर्य का शादी का जोड़ा भी उसी शॉप से गिफ्ट करवा दिया। अनिकेत ने खुश होकर कहा, राज तुम्हारी मम्मा ने मुझे सब बता दिया है, तुम दोनों ने जो किया उससे मैं बहुत खुश हूँ। सरला हमें शौर्य और वर्षा को अग्रवाल फैमिली की तरफ से गिफ्ट देना है, तो कल तुम वर्षा को भी उसकी पसंद का एक ज्वेलरी सेट दिलवा देना। सरला ने मुस्कुराकर हामी भर दी। इसके बाद राज ने सबको वो बात भी बताई जो उसने शीतल को शौर्य की आगे की पढ़ाई में फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए कही थी। अनिकेत ने गर्व से कहा, वी आर प्राउड ऑफ यू माई सन, अगर शेखर जी शीतल की बात नहीं मानते तो तुम और देव उनसे अपने तरीके से बात करना। भरत ने राज को चिढ़ाया, इतना प्यारा नाम है उसका, हर वक्त उसे इसे क्यों कहते रहते हो, नाम से बुलाया कर। नीलिमा ने शरारत की, भरत भैया हमारी देवरानी के लिए कोई यूनिक सा नाम सोच रहे हैं, क्यों भैया हेल्प कर दूं? राज तुरंत उठा, आप दोनों मियाँ बीवी सोचते रहिए, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट, और वो अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अनिकेत ने सरला से कहा, मुझे नहीं लगा था कि राज शीतल को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा, दीनू की बात सही निकली कि इन दोनों की जोड़ी लाजवाब होगी। नीलिमा ने मुस्कुराकर कहा, पापा इसका सारा क्रेडिट शीतल को जाता है, उसने भैया को अपनी मासूमियत से प्यार करने पर मजबूर कर दिया। अनिकेत ने सबको सोने जाने को कहा।
राज ने अपने कमरे में आकर 6 बजे का अलार्म लगाया और लेट गया। आंखें बंद करते ही उसे शीतल के करीब जाना, उसकी कलाई को चूमना याद आया और वो बेचैनी में झटके से उठ बैठा। वो बालकनी में काउच पर आकर बैठ गया। सर्दी की खामोश रात में उसने सिगरेट बॉक्स निकाला और स्मोक करते हुए मोबाइल गैलरी में शीतल की तस्वीर जूम कर ली। उसके होठों के तिल पर उंगली फिराते हुए वो बुदबुदाया, क्या सच में मुझे तुमसे प्यार हो रहा है? क्यों आज खुद को तुम्हारे करीब आने से नहीं रोक पाया? देखो 12 बजे इतनी ठंड में मेरी नींद उड़ाकर यहाँ बैठा हूँ और तुम मजे से सो रही होगी। स्टूपिड लड़की पैकेट देखकर मुझ पर शक कर रही थी। उधर शीतल के पैर भी आज जमीन पर नहीं थे। वो कमरे में चेंज करके अपनी कलाई थामे बैठी थी जहाँ राज के लबों का स्पर्श हुआ था। उसने मुस्कुराकर सोचा, कैसे समझू आपको? कभी इतने स्वीट, कभी सड़ू। अपना फुल एटीट्यूड दिखाएंगे पर फिर भी मुझे आप ही पसंद है। इस दिल की हर धड़कन पर सिर्फ आपका नाम है। जब आप पास होते हैं तो ये दिल बेकाबू हो जाता है। मैं भी आपको छूना चाहती हूँ, जी भरकर प्यार करना चाहती हूँ। लेकिन तभी उसके फोन पर एक मिस कॉल आकर कट गई। राज ने गलती से डायल कर तुरंत कट कर दिया था और खुद पर हंस रहा था कि इतनी रात को वो क्या कर रहा है। शीतल ने मुस्कुराते हुए तुरंत कॉल वापस लगा दी। राज ने फोन उठाया और सख्त लहजे में पूछा, क्या हुआ, अभी तक सोई नहीं तुम? शीतल ने हैरान होकर कहा, ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए, पहले ये बताइए फोन क्यों किया? राज ने बात घुमाई, चेक कर रहा था कि तुम मेरा कहा मानकर सोई या नहीं। शीतल ने कहा, मैं सोने ही जा रही थी। वेट, कहीं आपने स्मोक तो नहीं किया? राज ने धीरे से कहा, सॉरी, नींद नहीं आ रही थी तो बालकनी में आ गया। और शीतल गंभीर हो गई, और स्मोक कर लिया है ना? आप ठंड में बालकनी में क्यों बैठे हैं? मैं 2 मिनट के लिए वीडियो कॉल करूं? राज मुस्कुराया, तुम फोन रखो, मैं लगाता हूँ। राज का वीडियो कॉल आते ही दोनों की नजरें बेचैन होकर टकराई। शीतल ने तुरंत टोकते हुए कहा, पहले तो आप ये सिगरेट फेंकिए और अंदर रूम में जाइए। खाली टी शर्ट में बैठे हैं, बाहर कितनी ठंड है। राज ने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी नजरों से कहा, शायद तुम्हें ठंड नहीं लग रही जो इन कपड़ों में हो। राज के कहते ही शीतल सकपका गई। उसने स्लीवलेस टॉप और कैपरी पहन रखी थी। वो हड़बड़ा कर बोली, मैं फोन रख रही हूँ, सुबह बात करेंगे। राज ने गंभीर होकर कहा, कुछ गलत कहा क्या मैंने? मुझे ठंड से बचने का कह रही हो और खुद? खैर, कल शाम को लेने आऊंगा। ज्वेलर के यहाँ जाना है, 6 बजे रेडी रहना और वर्षा को भी बोल देना। गुड नाइट। शीतल ने खुद को ब्लैंकेट से कवर किया और नजरें नीची करके कहा, जी मैं बोल दूंगी, गुड नाइट, सो जाइए। राज ने तुरंत फोन कट कर दिया और लाइट ऑफ करके अपने दिल पर हाथ रखा जो अब सुकून से धड़क रहा था। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत स्माइल आ गई और वो पिलो सिर पर रखकर सो गया। उधर शीतल भी राज की नजरों की उस तपन को महसूस करती हुई ब्लैंकेट ओढ़कर शर्माते हुए सो गई। अगले दिन सभी का वही रूटीन रहता है। शीतल अपने स्कूल के लिए तैयार होकर नीचे आकर नाश्ता करती है और अपनी स्कूटी से निकल जाती है। सुबह के ठीक 7 बज रहे थे। राज जिम में वर्कआउट करने के बाद अपना प्रोटीन शेक लेकर बाहर लॉन में वॉक कर रहा था। कुशा भी अपने स्कूल की यूनिफॉर्म में रेडी होकर राज के पास आ गई और उससे नॉन स्टॉप बातें करने लगी। राज वैसे तो कुशा की बातें सुन रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान बाहर मुख्य सड़क की तरफ ही लगा हुआ था। कुशा ने राज के चेहरे के भाव भाप लिए और शरारत से पूछा, हैंडसम, आप कहाँ देख रहे हैं? कोई आने वाला है क्या? राज के मुंह से एकदम से निकला, तुम्हारी चाची। कुशा ने आंखें मटकाई, ओह, तो आप इसलिए बाहर आए हो? हमारी एंजल चाची के स्कूल का टाइम हो रहा है। चाचू, आप फोन करिए ना उन्हें। राज ने कुशा को गोद में उठा लिया। नहीं प्रिंसेस, चाची गाड़ी ड्राइव कर रही होगी। कुशा ने नौटंकी करते हुए कहा, हैंडसम, आप कब तक यहाँ खड़े होकर वेट करेंगे? क्या पता आपके आने से पहले ही चाची निकल गई हो। राज ने कुशा के गालों को चूमा, तुम्हारी चाची बस 2 मिनट में आने वाली है, आओ हम गेट पर चलते हैं। राज जैसे ही कुशा को लेकर मेन गेट पर आया, सामने से शीतल अपनी स्कूटी पर आती हुई दिखाई दी। कुशा खुश होकर चिल्लाई, हैंडसम, वो देखिए चाची। राज मुस्कुरा दिया। शीतल ने घर के आगे अपनी स्कूटी रोकी। कुशा ने गेट खोला और दौड़कर उसके पास गई। गुड मॉर्निंग चाची। शीतल ने कुशा को गाल पर किस किया और राज को एक नजर देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग डॉल। कुशा ने तुरंत राज की पोल खोल दी। चाची, हैंडसम ना कब से यहाँ खड़े होकर आपका वेट कर रहे थे। कुशा के बोलते ही राज ने उसे घूर कर देखा और फिर शीतल से सख्त लहजे में पूछा, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा? शीतल शांत स्वर में अटकते हुए बोली, वो आज पहना नहीं, गाड़ी की डिक्की में रखा है। राज ने कुशा की तरफ देखते हुए कहा, हेलमेट रखने के लिए नहीं, पहनने के लिए होता है, आगे से इस बात का खास ध्यान रखना। कुशा ने राज से कहा, हैंडसम, हमें घूरिए मत, हम और चाची सही कह रहे हैं। इसी बीच सरला जी और अनिकेत कुशा को लेने बाहर गार्डन में आए। जब उन्होंने राज और कुशा को शीतल से बात करते देखा तो वो दोनों मंद मंद मुस्कुराते हुए चुपचाप वापस अंदर चले गए। राज ने शीतल के कपड़ों की तरफ देखा और कहा, अपनी चुन्नी को सही से बांधो, एक साइड से पूरी नीचे लटक रही है। शीतल ने झट से अपनी चुन्नी ठीक की और कुशा से बोली, डॉल अब मैं निकलती हूँ, स्कूल का टाइम हो रहा है। कुशा ने कहा, बाय चाची। शीतल ने राज को एक नजर देखा और स्कूटी स्टार्ट कर दी। राज ने उसे जाते देखते हुए टोकते हुए कहा, गाड़ी धीरे चलाना, शाम को लेने आऊंगा, बाय। शीतल ने मुस्कुराकर राज को बाय कहा और वहां से रवाना हो गई। शीतल के जाते ही राज कुशा को गोद में लेकर अंदर आया। हॉल में बैठे सभी लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। राज डाइनिंग टेबल पर बैठा और बोला, भाभी प्लीज मुझे थोड़ी देर के बाद नाश्ता दे दीजिएगा, मुझे आज 9 बजे निकलना है। भरत ने चुटकी लेते हुए कहा, वाह, सुबह सुबह देवी दर्शन हो गए, आज का दिन तो अच्छा जाएगा। राज ने भरत को घूर कर देखा, मुझ पर नजर रखने के अलावा और कोई काम है क्या आपका? भरत ने धीरे से कहा, राज आज मेरी नहीं बल्कि किसी और की नजर तुम पर थी। राज ने हैरान होकर पूछा, मतलब? भरत ने शरारत से बताया, मम्मी पापा बाहर कुशा को लेने गए थे, उन्होंने तुम्हें और कुशा को शीतल से बात करते देखा और चुपचाप अंदर आ गए। उन्होंने ही मुझे और नीलू को ये बात बताई। राज ने एक नजर अपने मम्मी पापा पर डाली और फिर बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही पूरा परिवार मुस्कुरा उठा।
दूसरी तरफ अलवर से अनीता और मिसेस भाटिया अपनी गाड़ी से जयपुर के लिए रवाना हो चुकी थी। आदि और भावेश पूरी सतर्कता से अनीता की गाड़ी को फॉलो कर रहे थे। उधर देव भी आज सुबह ही रस्तोगी सर के साथ किसी जरूरी काम से जयपुर के लिए निकल गया था। कल आएगा कहानी।